हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और इसमें मैंने आज उठाया एक नया सा टॉपिक, दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। सो कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे और इस पे बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपके मॉड्यूल में हैं, वो भी सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगी। आने के चांसेस है काफी, मतलब आप ये समझिए कि एमसीक्यू में आने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर लेंथी क्वेश्चन बना तो वही 7 मार्क्स में प्रैक्टिकल से लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा कि कैपेसिटी होती क्या है। कैपेसिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप मैक्सिमम बना सकते हो प्रोडक्शन करके। किसी भी चीज की कैपेसिटी का मतलब होता है आप कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो। सपोज एक मशीन है, मशीन की कैपेसिटी का मतलब ये हुआ आप एक मशीन लेकर आए, वो मशीन आपको एक साल में 1 लाख यूनिट्स बना के दे सकती है, तो उस मशीन की कैपेसिटी क्या हुई? 1 लाख यूनिट्स। क्या कैपेसिटी हुई? 1 लाख यूनिट्स। ऐसे ही वर्कर की भी कैपेसिटी हो सकती है। एक वर्कर है मेरा मिस्टर ए, वो एक दिन में 8 बॉटल्स बना के देता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है? 8 यूनिट्स। क्या कैपेसिटी है? 8। तो हम किसी भी चीज की कैपेसिटी निकालते हैं, प्लांट की कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी, स्टोर की कैपेसिटी, वर्कर की कैपेसिटी, हमको सब चीज की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, अमाउंट निकालना आना चाहिए, और उस कैपेसिटी पे बेस्ड डिसीजन कैसे लें वो हम ओएम में देखेंगे। क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी पता करके तो कुछ होना नहीं है। आप अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट बनोगे तो आपको डिसीजन लेना होगा कि किस कैपेसिटी पे काम करना है, क्या मशीन से 100% काम करवाना है, क्या वर्कर से करवाना है, क्या ओवर टाइम करवाना है, नहीं करवाना है, क्या करवाना है, वो सारे डिसीजंस हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक वर्कर अगर पूरे दिन में 8 बॉटल्स बना सकता है, कितनी बॉटल्स बनाता है? 8, और वो 8 आवर्स की शिफ्ट में काम कर रहा है, इसका मतलब वो 1 घंटे में कितनी यूनिट बना रहा है? 1 यूनिट। आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको एक यूनिट में मेजरमेंट देना होगा। आप ऐसे थोड़ी हिंदी में लिखेंगे कि मिस्टर ए एक वर्कर है जो एक दिन में 8 बॉटल बना देता है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? मिस्टर ए प्रोड्यूस 1 यूनिट इन आवर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस ये जो मैंने लिखा है ये कैपेसिटी का यूनिट मेजरमेंट है, इससे पता चल रहा है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है ये नहीं पता हमें, लेकिन 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाता है? 1। तो मैंने 1 घंटे का इसका कैपेसिटी लिखा है। ऐसे ही मैं डे का भी लिख सकती थी। डे का कैसे लिखूंगी? 8 डे। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? डे। इसका मतलब क्या, वो एक दिन में कितनी यूनिट्स बना के देगा हमको? 8। ऐसे ही पूरे महीने का भी उसका हो सकता है, मंथ में कितनी बना के देगा वो मिस्टर ए। ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे ईयर में कितनी बना के देगा। तो कैपेसिटी का मेजरमेंट यूनिट्स में किया जाता है। यूनिट्स का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग किस यूनिट में कितनी चीज की कैपेसिटी चल रही है, कितना आवर्स, कितनी यूनिट्स, ऐसा कितना टर्न्स। टर्न्स भी होता है कभी कभी, आपको पता है टर्न्स में प्रोडक्शन होता है। सपोज आप यहाँ पे बना रहे हो, आपकी नमकीन की फैक्ट्री है, तो टर्न्स में नमकीन बन रही होंगी यहाँ पे। तो आप एक दिन में कितने टर्न्स ऑफ नमकीन बनाते हो, 2 दिन में कितने बनाते हो, 1 मंथ में कितने टर्न्स बनाते हो। तो आपको जो मेजरमेंट लिखनी पड़ेगी वो किस में लिखनी पड़ेगी? टर्न्स इन अ डे। तो यूनिट लिखना जरूरी है। वैसे भी मैं ये चीज आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो लास्ट में क्या मेंशन करो? यूनिट्स। कैपेसिटी में तो करना ही करना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर मैं बोलूं मिस्टर ए कैपेसिटी 1 मतलब आप क्या पूछोगे? 1 क्या मैम? 1 क्या? 1 यूनिट बनाएगा, 1 टन बनाएगा, 1 किलो बनाएगा, कितना बनाएगा ये? तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछोगे ना। तो 1 के आगे यूनिट लिखना है और कितने टाइम में वो भी लिखना जरूरी है। ओके, तो ये यूनिट मेजरमेंट को ध्यान में रखिएगा। When a firm produces a variety of customized goods, output volume is hard to aggregate. In such case, capacity is measured in monetary terms. अब आप फॉर एग्जाम्पल लो यहाँ पे एक बड़े से शोरूम का, डी मार्ट, विशाल मार्ट, बहुत सारे मार्ट्स हैं, ठीक है।
इनमें अलग 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 कैपेसिटीज चल रही हैं। एक मशीन पे कोई टर्न्स में बन रहा होगा, यूनिट्स में बन रही होगी कोई चीज, केजीज में बन रही होगी, कपड़े मीटर्स में बन रहे होंगे, नंबर्स में बन रहे होंगे, अलग 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 बन रहे हैं। अब मुझे पूरे की कैपेसिटी बतानी है उस पूरी फैक्ट्री की, तो क्या मैं अलग अलग यूनिट्स को जोड़ सकती हूँ, समेशन कर सकती हूँ उनका? नहीं। तो मुझे उस पूरी फर्म की कैपेसिटी किसमें बतानी पड़ेगी? मनी में। किसमें बतानी पड़ेगी? मनी में। कि भैया ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये 5 करोड़ रुपए का, तब तो पता चल जाएगा कि भैया पूरी फैक्ट्री में कितना हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन, 5 करोड़। क्योंकि अलग अलग यहाँ पे क्या रहती है? यूनिट्स। जब भी किसी फर्म का प्रोडक्शन अलग अलग यूनिट्स में हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उसके टोटल आउटपुट का एग्रीगेशन कर पाए या सम कर पाए। उस समय हम पैसे को काम में लेंगे, मनी यूनिट अपने पास जो है रुपीस, उसमें हम उसका पूरा का पूरा अमाउंट बता देंगे और वो इजी रहेगा कैपेसिटी। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस पे क्वेश्चन बैठता है एमसीक्यूज में, आपके लिए ध्यान से समझना। जब भी आपको एक मल्टी स्टेज प्रोडक्शन सीक्वेंस में टोटल सिस्टम कैपेसिटी पूछी जाए, मल्टी स्टेज प्रोडक्शन सिस्टम क्या हुआ? एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, चार मशीन, चार मशीनों पे जाके नमकीन बनती है। अब पूछा गया इस पूरी फैक्ट्री की कैपेसिटी बताओ, तो आपको पता है क्या लेना है? वीकेस्ट लिंक। वीकेस्ट लिंक मतलब सबसे कमजोर कड़ी, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कमजोर कड़ी। कौन? वही टूटेगी सबसे पहले। तो जब आपको इसकी ओवरऑल कैपेसिटी पूछी जाए तब आपको वीकेस्ट स्टेज, जिस स्टेज की सबसे कम कैपेसिटी हो ना बेटा, वही आंसर बताना है। अभी अपन न्यूमेरिकल में ये सारी बातें देखेंगे, चिंता नहीं करिए। आज सिर्फ थेरी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब इसकी न्यूमेरिकल कर लोगे ना, इस पे हमारा एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा। और अभी जो यूनिट्स बताए थे उस पे भी क्वेश्चन है, ऊपर जो कैपेसिटी बताई उस पे भी क्वेश्चन है, सब पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमको सब कुछ इजी लगेगा। ओके तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको एक प्रोसेस दी और अलग अलग कैपेसिटी, जैसे आपको बोला जाएगा मशीन ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी, सी, तीनों मशीन लग रही है एक साथ नमकीन बनाती है, तीनों मशीन। ए की कैपेसिटी 200 टन्स बना सकती है, बी की कैपेसिटी 180 टन्स बना सकती है और सी की कैपेसिटी 220 टन्स बना सकती है मशीन। आपको पूछे पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बताइए, क्या होगा आपका आंसर? वीकेस्ट कौन है? वीकेस्ट कौन है यहाँ पे? सबसे लोवेस्ट कौन है? 180। मतलब कौन सी मशीन? मशीन बी। तो मेरा आंसर होगा इस पूरे फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 180 टन। क्योंकि 180 से ज्यादा बन ही नहीं सकता ना। ए और सी बना भी लेगी तो क्या बी बना पाएगी क्या उसको? बी प्रोसेस कर पाएगी क्या उसको? और जब बी के प्रोसेस में ही नहीं जाएगी तो वो कंप्लीट तो होगा ही नहीं बनके। तो इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी क्या है? 180 टन। वीकेस्ट कड़ी को आपको लेना होगा, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट एंड इनपुट मेजर्स। इसका मतलब ये होता है बेटा, जब भी आप किसी कैपेसिटी को बता रहे हो तो दो मेजर्स में बताते हो, आउटपुट और इनपुट। इनपुट मतलब हम क्या क्या चीज उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल इनपुट डालते हैं, फिर हम क्या डालते हैं? लेबर्स का जो भी आपका स्किल लग रहा है, फिर हम मशीनें उसमें ऐड करते हैं, मशीनों के घंटे, फिर हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं, हम कैपिटल ऐड करते हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? कोई भी आउटपुट। तो इनपुट का मेजरमेंट अलग होगा, आउटपुट का मेजरमेंट अलग होगा। जैसे इन्होंने पूछा यहाँ पे इनपुट, अगर आपको मेजर्स पूछा जाए, आपको एग्जांपल के रूप में आप देखो कस्टमर फर्नीचर शॉप, इसका मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क स्टेशन और वर्कर्स। अगर एक फर्नीचर की शॉप है तो उनका इनपुट्स होगा भैया कितने वर्कर फर्नीचर बनाते हैं, या कितने वर्क स्टेशन है जहाँ फर्नीचर बनता है, कितने वर्क स्टेशन है यहाँ पे जिन पे फर्नीचर बनता है, या कितने वर्कर्स बनाते हैं। रिटेल स्टोर के लिए आप इनपुट पूछ सकते हो स्क्वायर फुट का। रिटेल स्टोर है, एक पूरी की पूरी स्टोर है, आप समझो ये पूरी की पूरी मेरी स्टोर है, इस पे एक एक स्क्वायर फुट के ऊपर कितनी सेल्स हो रही है उसको मैं इनपुट बोलूंगी, क्योंकि मैंने लैंड लगाया है ना, लैंड मैंने एज ए इनपुट लगाया रिटेल स्टोर को खोलने के लिए। तो लैंड क्या है? जमीन क्या है मेरा? इनपुट। और इस जमीन को मैं किसमें मेजर करती हूँ? स्क्वायर फुट। किसमें मेजर करते हैं अपन? स्क्वायर। इस एरिया में हमने एक दुकान खोली है तो कितने स्क्वायर फुट दुकान है वो मेजर कर लो, और पर स्क्वायर फुट पे कितनी सेल्स निकल रही है, वो आपके लिए एक इनपुट का मेजरमेंट हो सकता है। जितनी ज्यादा निकलेगी उतना ज्यादा क्या है? फायदा। इसका मतलब वो एरिया यूज आ रहा है, बेटर तरीके से काम हो रहा है।
नहीं तो वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। आउटपुट का मेजरमेंट कैसे होता है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल का प्लांट है आपका, तो आप क्या पूछोगे उससे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स यू प्रोड्यूस इन अ डे और इन अ मंथ और इन अ ईयर। आप कितना प्रोडक्शन करते हो, कितनी कार बना लेते हो एक दिन में, एक कार। अच्छा, पूरे महीने में 30 कार, पूरे साल में 365 कार बनाते हो आप। तो आपका प्रोडक्शन कैसे निकला, नंबर ऑफ कार्स में, किससे निकला, नंबर ऑफ कार। और ऐसे ही आउटपुट थिएटर, थिएटर गए हो कभी, मूवी देखने गए हो, तो हम वहां का आउटपुट कैसे देखेंगे, कितनी सीट्स बिकी है, कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हुई है। वो लोग ऐसे ही तो डिसीजन लेते होंगे कि भैया यहाँ पे आपने लगा दो, ये 200 सीट ऑक्यूपाई तो होती ही नहीं है, 50-50 सीट चलती, छोटी छोटी थिएटर बना दो, एक काम करो। या फिर बहुत ज्यादा चल रही है तो इसके 2 शोज लगा दो, एक काम करो, 200 की 200 सीट्स फुल हो गई, इसका मतलब लोग तो ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट्स फुल हो रही है, तो एक और शो लगाना पड़ेगा। तो वो लोग को भी ऑपरेशंस में डिसीजन लेना पड़ता है, तो उनका आउटपुट मेजर होता है नंबर ऑफ सीट्स से। कैसे मेजर होता है, नंबर ऑफ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए की टर्मिनोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यू में पूछते हैं ये सारी की सारी चीजें। देखो कैपेसिटी टोटल 5 तरीके से लिखी जाती है, कितने तरीके से, 5। आपको सिर्फ एक पता होगी बट यहाँ 5 है। पहली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब जब आप कोई मशीन नई खरीद के लाए हो, तो जो उसका ओनर है ना, वो एक बात बोलता है कि भैया ये हमारी मशीन है, ये आपको 1 लाख यूनिट बना के देगी एक साल में। कितना बना के देगी, क्योंकि हमने इसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में 1 लाख फीड किया हुआ है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और जब आप इसको कंटिन्यू चलाओगे तो कितने बन जाएंगे, 1 लाख। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब जब मशीन कोई नई नई निकली है, तो उसका जो ओनर, उसका मैन्युफैक्चरर क्या गारंटी दे रहा है, या उसके अंदर क्या इंस्टॉलेशन किया गया है, उस मशीन की कैपेसिटी क्या है टोटल। बट एक्चुअली ऐसा बनेगा जरूरी नहीं। सेकेंड है रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी का मतलब ये होता है बेटा कितना हाईएस्ट आउटपुट वो निकाल सकती है ट्रायल रन के अकॉर्डिंग। देखो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, कौन सी कैपेसिटी बोलते हैं, प्रैक्टिकल। 1 लाख तो वो बोलता है कि 1 लाख बना देगी, वास्तव में 1 लाख नहीं होता, थोड़ा सा कम ही होता है। हाँ हाँ, जैसे ऑटोमोबाइल्स में बोलते हैं कि गाड़ी इतना माइलेज देगी, बट वास्तव में नहीं देती, ट्रायल रन में हमको पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा उससे कम ही दे। तो सेम टू सेम ये होता है, हर मशीन में होगा, हर मशीन में होगा। आप क्लास में भी देखो ना, 1 घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हैं क्या अपन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो कितनी चल रही है क्लास की, 1 घंटा, पर प्रैक्टिकल रेटेड कैपेसिटी अपन को भी पता है, 2-3 क्लास में पता चल गया कि यार 45 मिनट से ज्यादा की तो क्लास कभी लगती ही नहीं है मैम। तो मशीनों में भी ये होता है, रेटेड कैपेसिटी मतलब एक्चुअल हाईएस्ट आउटपुट जो आप अचीव कर सकते हो ट्रायल रन चला के। ट्रायल रन आपने चला के देखा, प्रैक्टिकली आप कितना उससे निकाल सकते हो। 1 लाख नहीं बना पाओगे, 95,000 बना पाओगे एवरेज के हिसाब से। नेक्स्ट कैपेसिटी कभी कभी होती है लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड का मतलब बेटा ये होता है गवर्नमेंट ने कितना लाइसेंस दिया है। अब मशीनें तो कुछ भी लिया है, सपोज कोई कोई चीजें गवर्नमेंट के रेगुलेशन या कंट्रोल में होती है, और गवर्नमेंट मना कर देता है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन करना ही नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया पटाखों का इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको अपनी कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि हमारी लाइसेंस कैपेसिटी कम है। कभी कभी इंपोर्टेड मशीन्स जो आप लेके आते हो, उस पर पहले ही कस्टम डिपार्टमेंट बोल देता है 1 लाख इस पे लिखा हुआ है, आपको 1 लाख नहीं बनाना है, आपको हमने लाइसेंस दिया है सिर्फ 90,000 बनाने का। कितना लाइसेंस दिया है, तो आपको बनाना भी कितना पड़ेगा, 90, क्योंकि सरकार से परमिशन ही कितनी मिली है, 90, तो मेरी लाइसेंस कैपेसिटी कितनी हो गई, 90, उससे ज्यादा बनाने का मुझे अलाउड नहीं, इलीगल हो जाएगा ना फिर वो चीज, इसीलिए। नेक्स्ट है डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा अगर कुछ भी नहीं हो तो कितना मैक्सिमम आप आउटपुट निकाल सकते हो आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशंस में। आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब सब कुछ ठीक रहे, ना पावर कट हो रहा है, ना वर्कर कहीं जा रहा है, ना रॉ मटेरियल टूट रहा है, ना मशीनों में ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ ना हो, तो मैं मैक्सिमम डिजाइन करके कितना निकाल सकती हूँ। ये रेटेड कैपेसिटी से नीचे रहेगा हमेशा, क्योंकि रेटेड कैपेसिटी आपने ट्रायल रन में निकाली थी, अब आप एक्चुअल प्रोडक्शन चालू कर दोगे महीने भर, उसमें जो डिजाइन कैपेसिटी का मतलब हुआ कि भैया अगर सब कुछ आइडियल रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल,
ऑल इज वेल देखा है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल तो कितना निकाल सकते हो मैक्सिमम प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं हम डिजाइन कैपेसिटी। सपोज हम मैक्सिमम 90,000 निकाल सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो 90,000 तो हो ही जाएगा ईयर में, सब सही मान रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ के चांसेस नहीं, न कभी बारिश आई, न कभी पावर कट हुआ, न कभी स्ट्राइक हुई, कुछ भी बुरा हमारे साथ नहीं हुआ, आइडियल कंडीशंस। एंड लास्ट होती है हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसमें आप सब कुछ माइनस कर लो, बुरे बुरे दिन, बुरे बुरे दिन मतलब देखो, अगर आप एक्चुअली मशीन पे चालू करोगे काम तो बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम कैसे, उसको स्टार्ट करने का टाइम लगता है, उसको बंद करने में टाइम लगता है, उसको मेंटेनेंस में टाइम लगता है, कभी कभी उसको सेटअप में टाइम लगता है, कभी कभी एक इंजीनियर आता है उसको चेक करता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी मशीन 24 घंटे चलती ही रहती है, उसमें बहुत सारे टाइम ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। जैसे उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट होने के बाद 1 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद में सेटअप किया उसको पूरा 5 मिनट के लिए, चालू करी, सेटअप किया, फिर एक ट्रायल रन निकालना पड़ेगा आपको, फिर वो मशीन कंटिन्यू 8 घंटे तक चलेगी। उसके बाद भी हो सकता है 8 घंटे बाद मेंटेनेंस करवाना पड़े, ऑयलिंग करानी पड़े, लुब्रिकेंट्स लगवाने पड़े, पार्ट्स रन करवाना पड़े, तो 2-2, 5-5, 6-6 मिनट जाते जा रहे हैं, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, आधा-आधा घंटा क्या हो रहा है यहाँ पे, खत्म होता जा रहा है। तो इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये हुआ, आप प्लांट अलाउंसेस को माइनस कर दो, यहाँ पे प्लांट अलाउंसेस को क्या कर दो बेटा, माइनस, ये देखो आप प्लांट अलाउंसेस, रूटीन मेंटेनेंस, ऑपरेटर ब्रेक, सेटअप एंड शेड्यूलिंग डेज, शेड्यूल करने में, सेटअप करने में, और ऑपरेटर भी तो ब्रेक लेगा कभी, ऑपरेटर कंटिन्यू चला रहा है, ऑपरेटर बोल रहा है अभी मेरे लंच का टाइम है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तो क्या मशीन को चालू छोड़ के चला जाएगा क्या, वो बंद कर देगा उसको आधे घंटे के लिए, वापस सेटअप में टाइम लगेगा, वापस स्टार्ट करने में क्या लगेगा, टाइम। तो ये प्लांट चीजें होती है जो प्रैक्टिकली होती ही होती है, तो इसको हम इफेक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं, और ये हमेशा डिजाइन से भी नीचे ही होगी। डिजाइन में हम क्या मान रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब कुछ भी इधर उधर होने के चांसेस नहीं है, 24 घंटे काम करे मशीन। बट इफेक्टिव कैपेसिटी उससे भी नीचे आएगी, आप सपोज करो 85,000 ही इफेक्टिवली बने आपके पास यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट पता है क्या होता है, जो फाइनल बन के आया, साल खत्म होने के बाद बन के आया भैया 80,000, तो आप देखोगे ओ ये क्या हो गया, 85,000 बनना चाहिए था, 80,000 क्यों बना। अब आप रीजन सोचोगे, क्या सोचोगे, पता चला 5 दिन तो लोग हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक थी, पता चल गया रीजन 80,000 क्यों बने। बन सकते थे 85, सब कुछ सही रहता, लेकिन स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, थोड़ा और प्रोडक्शन कम। तो आप देखो इंस्टॉल कैपेसिटी उसने बोली कितनी थी, 1 लाख, बट एक्चुअली कभी भी हम इंस्टॉल कैपेसिटी तक कोई आदमी नहीं पहुंच सकता, दुनिया की कोई फर्म नहीं पहुंच सकती इंस्टॉल कैपेसिटी तक, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, इफेक्टिव कैपेसिटी भी होएगी किसी चीज की और एक्चुअल कैपेसिटी भी होएगी। ओके वो क्यों होती है, ब्रेकडाउन की वजह से, मटेरियल शॉर्टेज या एब्सेंट, वर्कर्स एब्सेंट रहे, स्ट्राइक पे चले गए, ब्रेकडाउन हो गया, मशीनें टूट गई, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी, टाइम लगेगा, और मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। तो ये पांचों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है पांचों डेफिनेशन। लाइसेंस कैपेसिटी मतलब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, रेटेड मतलब जो ट्रायल रन में चली है, इंस्टॉल मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने बोला है स्टार्टिंग में कि भैया ये हमारी तो मैक्सिमम यही है, तुम देख लो। इफेक्टिव जो कि प्लांट अलाउंसेस को माइनस कर रहे हैं हम, जो कि होकर रहेगा, और एक्चुअल में अनप्लान्ड चीजें हो गई, अनप्लान्ड मतलब अनएक्सपेक्टेड, सोचा भी नहीं था इतना बुरा होएगा, हो गया, हर साल हो ऐसा जरूरी नहीं। ओके नेक्स्ट, अब एक पॉइंट बोलता है छोटा सा, a low utilization rate alert management to eliminate excess capacity while a high utilization rate signal a potential need for capacity expansion। इसको हम एक बार बाद में देखते हैं, पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे हमको यही नहीं पता कि यूटिलाइजेशन होता क्या, तो अभी इसको देखते हैं हम। अब देखो इफेक्टिव कैपेसिटी अगर आपको करनी है तो कैसे हो सकती है, उसके 6 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है बेटा, 6। अगर आपको सब चीज अच्छी रखनी है, आइडियल सिचुएशन रखनी है और इफेक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा सकते हो, सबसे पहला फैक्टर फैसिलिटीज दो।
फैसिलिटीज कैसे, साइज, लेआउट, लोकेशन बढ़िया रखो प्लांट का, अच्छी सी जगह पर लोकेशन रखा है तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, लेआउट भी बढ़िया सेटअप किया है, वर्क प्लेस की एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं। अब देखो लेआउट आपने ऐसा बनाया, यहाँ से वर्कर आ रहा है जा रहा है, अब समझो यहाँ से वर्कर एंटर हुआ, आपने ऐसा लेआउट बनाया, वो क्या करेगा, घूमता ही रहेगा सारी मशीनों पे, टोटली क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज, टाइम क्या लगेगा उसको, ज्यादा वेस्ट। आप सिंपल लेआउट बनाओ ना, यहाँ जाके यहाँ करके बस एंटर कर लेगा। तो आप सारी मशीनों का देखो यही होता है, इधर से वर्कर आते हैं, इधर से वर्कर आते हैं, काम होता है, वापस इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, सिंपल लेआउट बनाना पड़ता है। किस डिपार्टमेंट को किसके पास रखना है अपन को सोचना पड़ता है, नहीं तो उनका टाइम वेस्ट और उनकी कैपेसिटी फिर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। प्रोडक्ट के फैक्टर, अगर प्रोडक्ट का डिजाइन आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन है प्रोडक्ट का, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये प्रोडक्ट है मेरा, बनाने में टाइम लगेगा, इधर डिजाइन फिट, इधर डिजाइन फिट, इधर डिजाइन, और एक सीधा सीधा प्रोडक्ट है सिंपल, फटाफट बन जाएगा। जितना डिजाइन सिंपल होगा एफिशिएंसी या इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोसेस, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो इफेक्टिव कैपेसिटी बेटा बढ़ती है धीरे धीरे। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन फैक्टर, स्किल्ड वर्कर्स रखने पड़ेंगे, ट्रेंड वर्कर रखने पड़ेंगे और उनको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो पता है वो क्या करेंगे, सोते रहेंगे, बोलेंगे बहुत काम कर लिया थक गए अभी तो, क्यों करे प्रोडक्शन, धीरे धीरे प्रोडक्शन करेंगे जानबूझ के। अच्छा ट्रेंड नहीं हुए तो करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन गलतियां करेंगे, आपकी मशीनें तोड़ देंगे, रॉ मटेरियल खराब कर देंगे, डिफेक्टिव आउटपुट निकालेंगे बार बार। तो उनको ट्रेनिंग दो, स्किल दो, जॉब सिखाओ, मोटिवेटेड रखो, उनको लर्निंग दो, उनका एब्सेंटिज्म कम करो, छुट्टियां नहीं अलाउड करनी है। अच्छा आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, परसों 3 दिन बाद आएंगे, तब तक क्या होगा, काम तो हैम्पर होगा ना, ज्यादा छुट्टियां नहीं करेंगे। और लेबर का टर्नओवर भी नहीं करना है, टर्नओवर मतलब एक जा रहा एक आ रहा है, मिस्टर ए गया बी आया, बी गया सी आया, सी गया डी आया, बार बार लेबर को बदलते रहोगे तो वो एफिशिएंट कैसे होगा। एक मिस्टर ए को 1 महीने तक काम करने दो, फिर देखो वो 20वें दिन क्या था फास्ट काम करता है। तो टर्नओवर मत करो उनका, उसी वर्कर को करने दो, धीरे धीरे स्किल हो जाएगा वो अपने आप। ऑपरेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, अच्छे से शेड्यूलिंग करो, इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी रखो, मेंटेनेंस की स्ट्रेटजी और डाउन टाइम। देखो शेड्यूलिंग अगर आपने करी है तो लोग सबको पता होगा, आपका एक शेड्यूल बन के आ गया, जैसे आपका क्लास का टाइम टेबल बन के आ जाता है, तो आपको पता है, टीचर को भी पता है इतनी बजे क्लास में जाना है, आपको भी पता है ये क्लास स्टार्ट, फिर टीचर गया आया। अगर हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, आप सोचो तो क्या होगा, चारों टीचर बाहर खड़े, हाँ हाँ अब मैं ले लेता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ, टाइम वेस्ट, आपको भी पता नहीं चला, अरे ये क्या, अच्छा आज ये वाले सर आ गए, चलो ये वाली पढ़ाई करो। ऐसे ही आप सोचो यहाँ पे शेड्यूलिंग की चीजें, अगर आपने कोई शेड्यूल नहीं बना के दिया है फैक्ट्री में तो वर्कर्स परेशान हैं, कौन सी मशीन सेटअप करनी, कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है, बनाना क्या है, कब कितना क्या बनाना है, उसका एक शेड्यूल चार्ट होता है पहले से। आज का शेड्यूल ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट, उनको भी पता है 3 बजे तक ये प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद कुछ और करना है। तो शेड्यूल पहले से होना चाहिए, प्रोडक्ट का शेड्यूलिंग होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बजे बनेगा मशीनों पे। इन्वेंट्री हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बनाने को रेडी, पता चला भैया रॉ मटेरियल तो खत्म, इन्वेंट्री वाले को फोन किया, हेलो सामान कहाँ है, कच्चा सामान कहाँ है, रॉ मटेरियल, बोलेगा खत्म, अभी ऑर्डर देंगे कल आएगा, कल आएगा तब तक क्या हो गया, फिर कैपेसिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस करते ही नहीं हो मशीनों का, ऑयलिंग लुब्रिकेंट मेंटेनेंस कुछ नहीं, एकदम से खराब हो जाएगी, और फिर रिपेयर करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, इससे बड़ा मेंटेनेंस ही कर लेते हैं रोज 5-5 मिनट की, तो चांसेस क्या होते हैं फिर कम। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कभी कभी होते हैं हमारे लिए, जैसे सेफ्टी रेगुलेशन, एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स, लेबर यूनियन, ये सब भी बराबर रखो। तो कहने का मतलब ये, अगर आप ये सारे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी इफेक्टिव कैपेसिटी को, अगर आप इनको करेक्ट रखेंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। अब आपको क्या क्या डिसीजन लेने कैपेसिटी में, देखो आपको 3 डिसीजन लेने, कौन सी कैपेसिटी चाहिए, मतलब इंस्टॉल, डिजाइन, इफेक्टिव, एक्चुअल, कौन सी वाली कैपेसिटी आपको चाहिए, हाउ मच, कितनी कैपेसिटी चाहिए और कब चाहिए। कब चाहिए मतलब कितनी मशीनें लाऊं, कितने वर्कर लाऊं, कितना ओवर टाइम करवाऊं, कितने घंटे बढ़ाऊं, कितनी शिफ्ट बढ़ाऊं। शिफ्ट भी होती है, आपको पता है कोई कोई फैक्ट्रीज ना पूरे 24 घंटे चलती है,
अलग अलग शिफ्ट लगा देते हैं 8-8 10-10 घंटे की ये लोग। तो कब कितनी करूं वो आपको डिसीजन लेना है। अब उसके लिए कुछ फैक्टर है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, आपका ना सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। अगर वो बढ़ सकता है तो आप उतना ही ज्यादा कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन कभी कभी पूरा सिस्टम बेटा रिजिड होता है, नहीं बढ़ा सकते, वर्कर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, शिफ्ट नहीं बढ़ा पाओगे। बढ़ाना चाहते हो बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कैसे बढ़ाओगे चीजों को, चीजें नहीं होती कभी कभी। दूसरा पीएलसी, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बैठता है यहाँ पे। पीएलसी क्या होती है बेटा, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट ना इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में आया, नया नया बच्चा, नए नए एंड्रॉइड फोन्स आए थे, नए नए स्मार्टफोन्स आए थे, आपको पता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, लोगों को पता चला वाह स्मार्टफोन आ गया है, वाह ये क्या है, ये क्या है, चलो देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ हुई उनकी, सबने खरीदना चालू कर दिया, फिर मेच्योरिटी पे आ गए वो एक पीक पे। अब देखना है कि ऐसा टाइम भी आएगा जब वो डिक्लाइन हो जाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है, नोकिया में हुआ, हर प्रोडक्ट में होगा ऐसा। चाहे खाने पीने का प्रोडक्ट ले लो, फैशनेबल क्लोथ्स ले लो, कोई भी चीजें ले लो, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। वो पहले इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, फिर ग्रो करने के बाद वो मिच्योर हो जाता है, हाईएस्ट पे होता है अपने पीक पे, और फिर धीरे धीरे उसकी सेल क्या हो जाती है, कम। या तो उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, या तो उसकी डिजाइन चेंज करनी पड़ती है, कलर चेंज करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, तभी वो वापस चलता है, नहीं तो वो डिक्लाइन में आ जाता है। तो अब देखो मेरी बात समझो, जब आपको कैपेसिटी डिसाइड करनी है तो आप ये नहीं सोचोगे कि आपका प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज पे। अगर वो इंट्रोडक्शन पे है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, अवॉइड करोगे लार्ज कैपेसिटी। शुरुआत में ज्यादा कैपेसिटी रखने का क्या फायदा, लोग जानते ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में, नया नया प्रोडक्ट है, कम बिक रहा होगा, कम डिमांड होगी, तो अपनी कैपेसिटी को भी क्या रखो, कम, क्योंकि लोग जानते ही नहीं ना, कौन खरीदेगा यहाँ पे। ग्रोथ में चल रहा है तो आपको यहाँ कैपेसिटी भी क्या करनी पड़ेगी बेटा, बढ़ानी पड़ेगी, ओवर करनी ही पड़ेगी अपनी कैपेसिटी। डिमांड क्योंकि सडनली बूम पे जाती है, सबको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, सब चाहते हैं खरीदना, तो कैपेसिटी बढ़ाओगे तभी तो बनेगा, बनेगा तो बिकेगा। मेच्योरिटी पे आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाओ, मैक्सिमम जितना बना सकते हो, जी तोड़ करके, ओवर टाइम लगा के, वर्कर लगा के, शिफ्ट लगा के, जितना बना सकते हो मैक्सिमम बना लोगे मेच्योरिटी पे। और डिक्लाइन पे वापस आपको एक्सेस कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम, और या फिर रीलोकेट करनी पड़ेगी दूसरे प्रोडक्ट्स पे चीजें, मतलब दूसरा प्रोडक्ट सोचो। अब वर्कर तो लिया है बहुत सारे, अब क्या करोगे, उनको हटाओगे क्या, फैक्ट्री तो बड़ी कर दी, अब क्या करोगे, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ ना। वो प्रोडक्ट गिर रहा है, कोई बात नहीं, अब दूसरा आइडिया हमारे पास, हम वो बनाएंगे, हम वो बेचेंगे। तो आप जब भी कैपेसिटी का डिसीजन ले रहे हैं, कंसीडर दिस फैक्टर कि आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज चल रही है, क्या वो इंट्रोडक्शन में, क्या वो ग्रोथ फेज में, क्या वो मेच्योरिटी पे, या फिर वो डिक्लाइन पे चल रहा है। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है बेटा सिस्टम का इंटर रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कैपेसिटी चेंज करनी है तो आप ये देखो कि उसका इम्पैक्ट दूसरे सेगमेंट्स पे भी पड़ेगा क्या आपके। जैसे सपोज इन्होंने एग्जांपल लिया, एक्सपेंडिंग एयरपोर्ट रूट रिक्वायर एक्सपेंडिंग पैसेंजर सिक्योरिटी चेक पॉइंट। एयरपोर्ट्स में रूट्स होते हैं, कभी गए हो एयरपोर्ट में, सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स होते हैं, जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतने ज्यादा रूट भी बढ़ेंगे पैसेंजर्स के लिए, अगर नहीं बढ़ाओगे तो वापस तो आके वो सिक्योरिटी पे अटक जाएंगे, वहीं भीड़ पड़ेगी सारी की सारी। तो कहने का मतलब अगर आपको अपने पूरे एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ानी है कि वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा हैंडल कर सके, तो दोनों सेगमेंट को एक साथ ही बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक सेगमेंट को बढ़ाया तो वो इंटर रिलेटेड है दूसरे सेगमेंट से भी। आपने रूट तो बहुत सारे बढ़ा दिए और एयरपोर्ट भी बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्या है, अभी भी एक ही है, तो वहीं पे तो अटक जाएंगे पैसेंजर। बढ़ेगी कैसे टोटल कैपेसिटी, बढ़ ही नहीं सकती, फ्लाइट्स तो उतनी ही रन हो पाएगी क्योंकि सिक्योरिटी चेक तो सबको ही कराना है यहाँ पे। नेक्स्ट बॉटल नेक, ये अपन ने अभी देखा, बॉटल नेक का मतलब होता है बॉटल की जो गर्दन है, नेक यानी कि जो सबसे छोटा था, अभी आपने एग्जाम्पल में बताया था ना मुझे, यहाँ पे बॉटल नेक मैम बी है, दिस इज द माय बॉटल नेक, क्योंकि इससे ज्यादा बनाना पॉसिबल नहीं है।
तो बॉटल नेक पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, इस पूरी नमकीन फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ए मशीन लगाने से कोई फायदा है? सी मशीन लगाने से कोई फायदा है? नहीं। किसको बढ़ाना पड़ेगा? बी। बी तो मशीन लगाओ पहले, या फिर बी की कैपेसिटी को क्या करो? इंक्रीज। वहां पे शिफ्ट लगाओ, वहां पे ओवर टाइम लगाओ, जो करना है यहाँ करो, क्योंकि ये जब तक 180 से 200 220 तक नहीं जाएगा तब तक कैपेसिटी तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है। आप कर रहे हो ए को बढ़ा रहे हो, आप सी को बढ़ा रहे हो, बॉटल नेक पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब क्या? बॉटल नेक मतलब ऐसी चीज है जो वीक पॉइंट है। अपना नेक क्या होता है? सबसे वीक पॉइंट। ह्यूमन का अगर गर्दन ऐसे कर दी तो खत्म। तो वैसे ही इस पूरी फैक्ट्री का बॉटल नेक क्या है? बी। तो बी को आपको कंसंट्रेट करना जरूरी है। नेक्स्ट, कैपेसिटी चंक्स। चंक्स का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्पररी कैपेसिटी के शॉर्टफॉल या फिर सरप्लस आ जाते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटी एक चंक में आती है। चंक का मतलब ये होता है कि आप टेम्पररी उसको ऊपर नीचे कर दो। जैसे एक एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट लिया है, एक एक्स्ट्रा मशीन लिया है, 5 वर्कर एक्स्ट्रा रखे हैं, तो चंक में वो एक बार ऊपर हो जाएगी, लेकिन टेम्पररी वापस क्या हो जाएगी? नीचे भी हो जाएगी कैपेसिटी। तो आपको सोचना है कि आपको परमानेंट कैपेसिटी बढ़ानी है या फिर टेम्पररी। कभी कभी पीक सीजन आता है तो बहुत सारी फैक्ट्रीज पता क्या करती है? टेम्पररी बढ़ा देती है, बोलती है टेम्पररी थोड़े बहुत लिया हो सामान, थोड़े बहुत वर्कर लिया, थोड़ी बहुत मशीन हटा देंगे वापस, क्योंकि परमानेंट बढ़ा ली तो फिर परमानेंट का मेंटेनेंस, परमानेंट की कैरिंग कॉस्ट, परमानेंट की सैलरी महंगी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना आपको। तो आपको चंक्स में कभी कभी काम करना है। और लास्ट फैक्टर जो आपको देखना है कैपेसिटी बढ़ाते समय, दैट इज डिमांड। ये जो आपकी डिमांड बढ़ती भी आपको दिख रही है फोरकास्ट में, क्या ये एक्चुअल है या रैंडम है? कभी कभी क्या होता है, सीजनल फैक्टर या रैंडम फैक्टर की वजह से एकदम से डिमांड बढ़ गई। अब आप तो क्या सोचोगे, चलो चलो और डिमांड आ गई है, फैक्ट्री में डिमांड बढ़ाते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं अपन। अब होगा क्या बेटा, बाद में ये डिमांड वेरिएबल हो गई तो वापस क्या कर लोगे फिर तुम? तो पहले देखो तो सही, ये डिमांड के जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं ये सीजनल है, रैंडम है, कौन से वाले? ट्रेंड की वजह से आए, सीजन की वजह से आए, रैंडमली आए, उसके अनुसार अपना कैपेसिटी का डिसीजन लो। क्योंकि कभी कभी हम आउटसोर्सिंग भी करा सकते हैं। आउटसोर्सिंग जानते हो आप? खुद मत बनाओ, बाहर से बनवा लो। खुद तो इतनी नमकीन बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी ये कि जो रैंडम फ्लक्चुएशन आया ना, एक काम करते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं, पास में एक और दुकान है, उसको बोलते हैं तू बना दे नमकीन, हम हमारा पैकिंग करके टैग लगा के बेचेंगे। क्योंकि अभी ये हमको डिमांड पता नहीं चल रही है कितनी फ्लक्चुएट होगी वापस, और हमने अभी अगर सारी कैपेसिटी हमारी बढ़ा ली तो कॉस्ट लग जाएगी बहुत ज्यादा, और इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। तो आप जब भी कोई कैपेसिटी का डिसीजन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, थियोरी का 7 मार्क में आएगा आपके लिए। व्हाट आर द की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स व्हिच आर टू बी टेकन केयर व्हाइल you're expanding capacity in the future or in your organization? जब भी आप कैपेसिटी का डिसीजन ले रहे हैं, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको इन 6 चीजों को पहले ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लॉसेस हो जाएंगे। ओके, द लास्ट थ्योरी टॉपिक दैट इज अंडर कैपेसिटी और ओवर कैपेसिटी। देखो अंडर या ओवर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अंडर कैपेसिटी का मतलब होता है अपनी कैपेसिटी से नीचे काम करो। आप बना सकते हो, आपके पास पावर है, आप 95,000 बना सकते हो, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप जानबूझ के ओनली 70,000 का प्रोडक्शन कर रहे हो, जानबूझ के। सब वर्कर को बोला कम बनाना है, क्या बनाना है? वर्कर ही हटा दिए, कम ही मशीन चला रहे हो। वो चल सकती है 12 घंटे, लेकिन आप 8 घंटे बाद उसका स्विच बंद कर देते हो, हमको नहीं बनाना। अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। किस पे काम कर रहे हो? बहुत सारी कंपनीज ऐसा डिसीजन लेती हैं। अब आप सोच सकते हो कि वो ऐसा डिसीजन क्यों लेती होंगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो क्या क्या रीजंस है। पहला, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। अगर कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हाई, तो फायदा नहीं है। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी, मतलब अगर ये माल कम भी बना तो हमको लॉस कुछ नहीं होगा मार्केट में, हमको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। तीसरा, टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, तो ज्यादा बनाने से क्या फायदा? आज बनाएंगे कल आउट ऑफ फैशन हो गया तो। चौथा,
कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग कैपेसिटी इज प्रोहिबिटिवली हाई। अगर आप, मैं इस कैपेसिटी को 70 से 95 तक लेके तो जा सकती हूँ, लेकिन अगर लेकर गई तो वो जो कॉस्ट है ना वो बहुत भारी है। क्या है? बहुत ज्यादा भारी। उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सपोज मुझे बिल्डिंग ही बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ा सकती हूँ मैं, मशीनें चल जाएंगी, लेकिन वर्कर को खड़ा तो होना पड़ेगा, प्लांट को लगाना तो पड़ेगा। बिल्डिंग बहुत छोटी है मेरी, अब बिल्डिंग को बढ़ाना है और 70 से 95 जाने में एक पूरा बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा मुझे, और वो बिल्डिंग खरीदने की कॉस्ट आ रही 10 करोड़। कौन लगाएगा इतने रुपए? कम पे चलाओ, वही बढ़िया है अभी, जब तक कि आपके पास 10 करोड़ इकट्ठे नहीं हो जाते या अरेंज नहीं हो जाते। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अंडर कैपेसिटी पे प्रेफर करते हैं। ऐसे ही आप ओवर कैपेसिटी पे कब प्रेफर करते हो? आप समझो, ओवर कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी तो आपकी 95,000 ही है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो, उससे भी ज्यादा बना रहे हो। कब? फिक्स कॉस्ट अगर हाई नहीं है तो आप सोचोगे ठीक है भैया हम ही बना लेंगे, और ज्यादा और बनाएंगे, एक और मशीन लगाएंगे, ओवर कैपेसिटी चलाएंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आप किसी और को नहीं बोल सकते, नमकीन वाला पास वाले को नहीं बोल सकते तू बना के दे, तो उसको खुद को ही बनाना पड़ेगा। ओवर कैपेसिटी पे चलाना है। टाइम रिक्वायर्ड टू ऐड कैपेसिटी इज लॉन्ग, मतलब कभी कभी टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जैसे आपको पता है कि सीजन आने वाला है, सीजन आने वाला है, जब भी हमारा सीजन आता है हमको बनाना पड़ता है 95,000, फिर कम होता है सीजन 70 पे भी आ जाता है,